हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। सब अच्छे हैं, मस्त हैं। तो देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में अपन N2 फिक्सेशन का जो मैकेनिज्म होता है, तो उससे पहले अपन ने रिक्वायरमेंट बताई थी वहाँ पर कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे पहले एक नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता, वो चीज़ उसमें 2 सब यूनिट आपको बताई थी, MOFE और FES। यस बेटा, और मैन आपका MOFE जिसके ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N अटैच होता है। यस, उसके बाद आपने कहा था कि वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर भी चाहिए, फेरोडॉक्सिन, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर आ जाएगा तो फिर अपचयन के लिए वहाँ NADPH+H+ यानी प्रोटॉन हाइड्रोजन भी चाहिए। यस बेटा, अपचायिक शक्तियाँ। और आप जानते हैं कि N ट्रिपल बॉन्ड N वहाँ मजबूत कोवलेंट बॉन्ड है, इसलिए रिडक्शन में एनर्जी वहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ कंज्यूम होती है। तो ATP, तो आप समझ सकते हैं कि एक अमोनिया बनाने के लिए 8 ATP, तो 2 वहाँ बन रहे हैं, तो 16 ATP की बात आपके सामने रिएक्शन में हुई थी। यस बेटा, तो वो सारी बातें मैंने आपको बताई। और फिर जो NCERT का जो आरेख दिया था आपके सामने, मैंने नाइट्रोजन के हिसाब से कहाँ कहाँ अपचयन होता गया स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में क्या प्रोडक्ट बने और नाइट्रोजनेज एंजाइम मुक्त हो गए, वो सारी बातें आपके सामने डिस्कस कर दी थी। फिर मैंने एक लास्ट में एक आरेख बताया था, इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट होते हैं, कैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिएगा कि उसको मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ। यस बेटा, तो देखिएगा कि मैंने यहाँ पर बताया था, देखो बेटा कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर वहाँ पे कौन है, फेरोडॉक्सिन। तो ये फेरोडॉक्सिन क्या होता है, पहले रिडक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप जानते हो ये कहाँ से आते हैं, फोटो सिस्टम से। फोटोसिंथेसिस के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में जब फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे तो PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो प्रथम ग्राही आपका फेरोडॉक्सिन ही होता है, प्रथम ग्राही। इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रिडक्ट रहता है, अभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो आप जानते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये फेरोडॉक्सिन रिडक्ट से क्या हो जाएगा, फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडाइज्ड। यस, अब देखो कि किसको देगा इलेक्ट्रॉन, किसको देगा। तो देखो बेटा कि नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में जो सेकंड सब यूनिट का जो प्रोटीन है, यानी वो आपका है Fe प्रोटीन। यस बेटा, तो उसमें आपकी आयरन है Fe। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जो आयरन है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो आयरन जैसे यहाँ पे बेटा, आयरन ऑक्सीडाइज है। क्या है बेटा, ऑक्सीडाइज। अब क्या करेगी कि आयरन जब ये फेरोडॉक्सिन रिडक्स से ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो आयरन को डोनेट करेगा। तो आयरन आप समझ सकते हैं कि यहाँ देखिएगा कि जो आयरन होती है, मैं आपको बताऊं, ऐसे आराम से ना, कि देखो यहाँ आयरन ऑक्सीडाइज है, तो ये आयरन को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेटा देखो कि यहाँ पे आयरन क्या हो जाएगा, रिडक्ट हो जाएगा। आयरन क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्ट। यस, और ये रिडक्ट आयरन, ये जो रिडक्ट आयरन है, अगर ये किसी और को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो ये तो आपकी हो गई सब यूनिट जो इसकी सेकंड है। यस बेटा, और ये आपका Fe प्रोटीन हो गया। क्या हो गया बेटा, Fe प्रोटीन। यस बेटा, अब देखिएगा कि यहां पर क्या होगा, कि यहां पर मैं आपको बता दूंगा कि जो MOFE है, MOFE, ये MOFE बात हो गई। MOFE ये यहां पे बेटा क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है। क्या बताओ, ऑक्सीडाइज। तो जब ये प्रोसेस होगी, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो कि MOFE ऑक्सीडाइज है, तो जब आप समझ सकते हो कि ये प्रोसेस, ये बिल्कुल टच है, कपलिंग है, ऑक्सीडाइज। जब ये प्रोसेस होगी, ये रिडक्ट से ऑक्सीडाइज होगा, तो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, MOFE को। तो MOFE यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, रिडक्ट हो जाएगा। MOFE क्या हो जाएगा, रिडक्ट। ये लो जी, रिडक्ट हो गया, समझे। और अब ये जो MOFE रिडक्ट है, ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो ये किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा।
भैया किसी ना किसी को देगा या नहीं देगा, बात को समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आप जानते हैं कि अगर ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या हो जाए बेटा, ऑक्सीडाइज, तो MOFE रिडक्ट से क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, और ये यहाँ पे आप बात हो ही गई। अब सुने कि जब इस दौरान आप जानते हैं कि अत्यधिक ATP, तो 16 ATP जो होस्ट प्लांट रूट से प्लांट सेल 16 ATP, तो वो एनर्जी खर्च हो रही है, इस ऑक्सीडाइज एनर्जी खर्च हो रही है, और 16 ADP, और आप जानते हैं कि 16 इनऑर्गेनिक मोनोफॉस्फेट। सही बेटा, तो ये आपकी क्या होगी, यूनिट फर्स्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इस आयरन ने जो रिडक्ट था वो जब ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, MOFE को। MOFE ऑक्सीडाइज से क्या हो गया, रिडक्ट, और रिडक्ट से वापस ऑक्सीडाइज होगा, तो ये आप जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखिएगा कि यहाँ क्रियाधार के रूप में, सबस्ट्रेट के रूप में नाइट्रोजन और 8 हाइड्रोजन, तो ये तो आपके हो जाएंगे सबस्ट्रेट, क्रियाधार सबस्ट्रेट, और प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2NH3 प्लस H2। बात को समझ रहे हैं, तो 2NH3 प्लस H2 ये प्रोडक्ट बन गए। ये लो जी MOFE, बात को समझ रहे हैं। तो देखो कि इस प्रोसेस में यूज कौन आया, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल है आपके सामने। देखो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो फेराडॉक्सिन है, तो फेराडॉक्सिन आप जानते हो कि फोटोसिस्टम का ही एक प्रोटीन कैरियर है, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यस बेटा, है ना। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो प्रथम ग्राही होता है फेराडॉक्सिन। तो यहाँ रिडक्ट है, ये फेराडॉक्सिन रिडक्ट से क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये किसको इलेक्ट्रॉन देता है, इस आयरन को, जो सब यूनिट सेकंड में FeS में आयरन है ना, तो आयरन आप जानते हैं कि कहते हैं ना रिवर्स ऑक्सीडेशन करता है। तो ये आयरन ऑक्सीडाइज से क्या हो गया, रिडक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीडाइज से रिडक्ट हो गया। अब देखो कि रिवर्स ऑक्सीडेशन, रिडक्ट से वापस क्या होगा, ऑक्सीडाइज, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा MOFE को। तो MOFE को जब दे रहा होता है, यस बेटा, तो आप जानते हैं कि MOFE रिडक्ट हो गया, और रिडक्ट से जब वापस ऑक्सीडाइज होता है MOFE, तो बहुत बार देखो तो यहाँ भी यूज करता है, जब रिडक्ट वापस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो चाहे यहाँ दे दो 16 ATP से 16 ADP, ये अपन यहाँ बता दी 16 ATP से 16 ADP। यस, अब आप जानते हो कि वहां नाइट्रोजनेज की MOFE पे कौन आकर जुड़ा था, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी मिल गई, और एनर्जी की होती है, और हर प्रोसेस से वहां पर इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 8 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो N2 और 8 हाइड्रोजन सबस्ट्रेट क्रियाधार, तो बन क्या जाएगा 2NH3 और S2, 2NH3 और S2। बात को समझ रहे ना। तो ये प्रोसेस बेटा वहां पे आपकी होती है। यस, और मैंने आपके सामने जो ओवरऑल रिएक्शन बताई थी वो यही तो बताई थी कि N2 प्लस 8 हाइड्रोजन, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब, प्लस 16 ATP, यस 2NH3, और फिर आपका 16 ADP। यस बेटा, और H2 आप निकालोगे उसके अंदर। यस बेटा, तो यही तो मैंने आपके सामने क्या बताई थी, रिएक्शन बताई थी, है ना। तो जो पहले 2H प्लस 16 ADP, बोलो, तो बिल्कुल समझ गए ना आप अच्छे से। तो ये इस प्रकार से ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन किसी पर एंटर करते हैं तो उसका रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन N2 यहाँ इलेक्ट्रॉन अटैच होंगे, हाइड्रोजन अटैच होता है, अपचित हो गया ना, और एक रिडक्शन प्रोसेस ही है, और इस रिडक्शन प्रोसेस में एनर्जी अच्छे से लगती है। अब देखो समझो NH3 अमोनिया बन गया, बात को समझे। अब NH3 अगर मान लो कि लेग्यूम में राइजोबियम सहजीवी है तो अंदर ग्रंथिका में बन गया अमोनिया, और अगर स्वतंत्र जीवी है तो सॉइल में बन गया, तो ये गैस रूप में नहीं रहेगा, तो तुरंत प्रोटोनेटेड होकर, अभी बताऊंगा कि वो हाइड्रोजन लेकर अमोनियम आयन में बदल जाता है। अब आप समझ सकते हो कि अमोनियम आयन प्लांट में रहेगा, तो मैं आपके सामने बताऊंगा कि अमोनियम आयन का फ्यूचर क्या होगा, अमोनियम आयन का फ्यूचर क्या होगा। तो देखो बेटा, ये तो मैंने वो आरेख आपके सामने वापस बना दिया, जिसको आप परफेक्टली बना लें, और पूरा मैकेनिज्म को आप मस्त समझ लें। अच्छा सुनो, लास्ट में जब रिलीज करते हैं तब आप जानते हो कि 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वरना तो यहाँ पर 6 या देखो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन प्रयुक्त हो रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ना,
तो अगर अपन हुप जीन प्रवेश करा दें तो ये प्रोसेस पहले हो जाएगी, तो 25% एटीपी बच सकती है उसके अंदर, जो मैंने मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी बताई थी उसके अंदर। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा इस प्रकार आप मैकेनिज्म को देखिए। अब अपन देखते हैं कि उस अमोनियम आयन का क्या फ्यूचर होगा, क्या भविष्य है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा उसका फ्यूचर। अब देखिएगा बेटा कि फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया की नियति। तो तुम जानते हो कि N2 फिक्सेशन के दौरान, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, प्रथम स्थायी उत्पाद अमोनिया बनता है। यस बेटा। अब चाहे ये अमोनिया आप समझ सकते हो कि चाहे लेग्यूम प्लांट की जो रूट नोड्यूलर ग्रंथिका उसके अंदर बने, और चाहे आप जानते हो कि जैसे जो मुखजीवी जीवाणु होते हैं वो सॉइल के अंदर N2 फिक्सेशन करते हैं, तो वहां चाहे अमोनिया बने। तो ये सॉइल में या फिर अंदर ग्रंथिका में गैसेस रूप में तो रहेगा नहीं। तो आप जानते हो कि ये प्रोटोनेटेड, इस पे प्रोटॉन जुड़ जाएंगे और ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अपन ऐसे कहते हैं कि भाई 2NH3 और आप जानते हो कि 2H+ प्रोटोनेटेड हो जाएगा बेटा, और प्रोटोनेटेड हो जाएगा तो 2NH4+, यानी किसमें कन्वर्ट हो गया? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन वो तो वो दो बनते हैं ना, इसलिए मैंने दे दिया, वरना आप ऐसे भी दे सकते थे कि NH3+ ये प्रोटोन H+ प्रोटोनेटेड हो गया, तो आपका क्या बन जाता? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि देखो, हाँ आप कहते हो कि भाई नहीं, N2 फिक्सेशन अगर मान लो ग्रंथिका के अंदर नहीं हो, बाहर हो मुखजीवी रूप में, तब तो आप जानते हो ऑप्शन है कि नाइट्रिफिकेशन हो जाए। तो अमोनिया, अमोनियम आयन या अमोनिया नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन था। और आपने कहा था कि मोस्ट ऑफ प्लांट नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन बेटा देखो, पौधों ने जब, आपको पता था कि पौधों ने जब नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब किया था, नाइट्रोजन को मुख्यतः किसके रूप में एब्जॉर्ब किया था? नाइट्रेट के रूप में। तो तुम्हें पता है नाइट्रेट तुरंत पत्तियों में गया था, आपको बता दिया था नाइट्रेट का स्वांगीकरण। तो ये तुरंत पत्तियों के अंदर जाकर ये नाइट्रेट वापस रिडक्शन हुआ था। वापस क्या हुआ था? रिडक्शन। नाइट्रेट से नाइट्राइट हुआ था, और नाइट्राइट से क्या हुआ था? अमोनियम आयन, अमोनिया अमोनियम आयन हुआ था। तो मोस्ट ऑफ प्लांट बेटा अगर नाइट्रेट के रूप में अब्जॉर्व करते हैं नाइट्रोजन को, तो भी नाइट्रेट तुरंत पत्ती में पहुंचता है, और पत्तियों में जाकर नाइट्रेट का वापस रिडक्शन होता है, और वो नाइट्रेट नाइट्राइट में और फिर अमोनियम आयन में बदल जाता है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो अमोनियम आयन है ये भी ज्यादा देर तक पौधे में नहीं रह सकता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है, विषैला होता है। तो जितना जल्दी इसका कंबक्शन हो जाए, जितना जल्दी इसका यूटिलाइजेशन हो जाए, वो अच्छी बात है। यस बेटा। तो अब अपन बात करें कि अमोनियम आयन का क्या होगा, क्योंकि इसकी थोड़ी सांद्रता भी कोशिकाओं के लिए टॉक्सिक होती है। तो आप जानते हैं कि ये तुरंत, आप जानते हैं कि तुरंत ये यूटिलाइज हो जाए या किसी चीज में कन्वर्ट हो जाए। यस। तो अब अपन आपके सामने पढ़ेंगे कि भाई एसिमिलेशन ऑफ अमोनिया, सॉरी एसिमिलेशन ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का स्वांगीकरण, अमोनियम आयन का स्वांगीकरण। तो अमोनियम आयन का स्वांगीकरण होगा। तो देखिए बेटा कि इसमें अमोनियम आयन का स्वांगीकरण, अमोनियम आयन क्या बनाएगा प्लांट में? प्लांट बायोमास, पादप जैवभार बनाएगा। अब देखिएगा, अगर पौधे के पास में एमिनो एसिड का पर्याप्त लेवल नहीं है, यानी पर्याप्त स्तर नहीं है, पहले से स्तर मौजूद नहीं है, पौधे को एमिनो अम्ल की रिक्वायरमेंट है, तब तो आप जानते हो कि जो अमोनियम आयन है ये डायरेक्ट, आप जानते हैं बेटा कि इसका भविष्य क्या होगा, इसका स्वांगीकरण करेगी डायरेक्ट। आप जानते हो कि क्या करेगा? एमिनो एसिड सिंथेसिस, एमिनो एसिड सिंथेसिस, यानी बेटा एमिनो अम्ल का संश्लेषण करेगा, एमिनो अम्ल संश्लेषण। समझ गए? और अगर मान लो पौधे में पहले से ही पर्याप्त स्तर है एमिनो एसिड का, तो फिर आप जानते हो कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के रूप में आप जानते हैं कि बेटा कि उसको स्टोर भी करना है या फिर प्रवाहित करना है पौधे के अंदर, क्योंकि वहां पर पर्याप्त स्तर पहले से मौजूद है। तो फिर आपका दूसरा प्रोसेस क्या होता है? एमिडेशन। एमिडेशन, ये आपका होता है एमिडेशन, है ना। यानी एमिडेशन के दौरान क्या बनते हैं? एमाइड, एमाइड का निर्माण होता है, एमाइड का निर्माण। और अगर स्तर पहले से मौजूद नहीं है तो फिर एमिनो एसिड संश्लेषण।
अच्छा, एमिनो अम्ल संश्लेषण के दो तरीके हैं आपके सामने, आपके एनसीईआरटी में दो तरीके पढ़ाऊंगा। एक आपका पढ़ाऊंगा रिडक्टिव एमिनेशन, रिडक्टिव एमिनेशन यानी बेटा आप क्या पढ़ोगे, अपचयित एमनीकरण, सॉरी एमनीकरण, अपचयित एमनीकरण, रिडक्टिव एमिनेशन। और दूसरा आपका जो होगा बेटा वो आपका होगा ट्रांस एमिनेशन। तो ट्रांस एमिनेशन आपका होगा पार एमनीकरण, पार एमनीकरण। यस बेटा। तो देखिएगा कि ये अब इसका दो स्वांगीकरण दो रूप में जा सकता है, या तो एमिनो अम्ल के संश्लेषण में या एमाइड के निर्माण में। अब ये कब होगा और ये कब होगा मैं बता रहा हूं। और ये दो तरीके से आप होगा, रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन। यस बेटा। अब देखिएगा आराम से आप बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मैं यहां पर बात लिखूंगा, यानी एमिनो अम्ल का संश्लेषण कब होगा। यस बेटा। तो देखिएगा यहां मैं फर्स्ट लिख दूंगा कि कब जाकर आपका एमिनो अम्ल का संश्लेषण होगा। तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट आपका था एमिनो एसिड सिंथेसिस, यानी बेटा एमिनो अम्ल संश्लेषण। ये लो, अब सुनो, आपने क्या कहा था कि यदि पादप में, आप जानते बेटा कि जब पहले से एमिनो एसिड का स्तर प्राप्त नहीं होता है ना बेटा, जब पादप में पहले से एमिनो एसिड का उपयुक्त स्तर है ना बेटा, जब पादप में पहले से एमिनो एसिड का उपयुक्त स्तर नहीं होता है, यानी बेटा जितनी प्लांट को रिक्वायरमेंट है उतने एमिनो एसिड उसमें नहीं होते हैं, तो जब पादप में पहले से एमिनो एसिड का उपयुक्त स्तर नहीं होता है, अर्थात पहले से स्तर, एमिनो एसिड का स्तर प्राप्त नहीं होता है, तो अब पौधे को किसकी आवश्यकता है कि जो उसको अमोनियम आयन मिल गया उसका तुरंत एमिनो एसिड का संश्लेषण करे। यस बेटा। तो पौधा क्या करता है कि बना जो अमोनियम आयन है उसको आप जानते हैं कि उसका प्रयोग सीधे ही किसके निर्माण में करता है, एमिनो एसिड के निर्माण में। अतः पादप प्राप्त अमोनियम आयन का सीधे ही, यानी डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली, तुरंत ही, सीधे ही एमिनो एसिड सिंथेसिस में करता है, एमिनो एसिड सिंथेसिस में करता है। या यहीं लिख दूं मैं कि आप समझ सकते हैं बेटा कि पादप अमोनियम आयन का उपयोग सीधे ही एमिनो अम्ल के संश्लेषण में करता है। समझ रहे हैं। अब देखो बेटा कि भाई अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भाई यदि आप समझ रहे बेटा कि एमिनो एसिड का उसके अंदर स्तर नहीं है तो डायरेक्टली, तुरंत आप जानते हो कि रिडक्टिव एमिनेशन होगा और यहां अमोनियम आयन डायरेक्टली कंबाइन विद अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और एमिनो एसिड बनाएगा, एमिनो एसिड। तो देखिए कि इसकी एमिनो अम्ल संश्लेषण की जो पहली प्रोसेस होगी, ए यानी रिडक्टिव एमिनेशन बताया था मैंने आपको, रिडक्टिव एमिनेशन। तो आपको पता है कि जब
पादप में अमीनो अम्ल का उपयुक्त स्तर नहीं है, पहले से स्तर प्राप्त नहीं है, अमीनो अम्ल की जरूरत है, तो रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, रिडक्टिव एमिनेशन के अंदर बेटा जो अमोनियम आयन था, अमोनियम आयन वो डायरेक्टली आप जानते हैं कि एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से कंबाइन होता है और ग्लूटामिक एसिड बनाता है, और एक एंजाइम होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, और वहां पर अपचायक शक्ति NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है कि बेटा जैसे ये एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ये आप जानते हैं बेटा कि 5 कार्बन अम्ल है, 5 कार्बन एसिड, जो तुम जानते हो जब अपन श्वसन के दौरान क्रेब्स चक्र पढ़ेंगे तो क्रेब्स चक्र या उसके ऊपर बोलेंगे TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो TCA साइकिल का मध्यवर्ती है, तो वहां से आता है एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब इससे तुरंत आपका कौन कंबाइन होगा, अमोनिया, डायरेक्टली अमोनियम आयन, अमोनियम आयन तुरंत इस एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से संयुक्त होगा, कंबाइन होगा, यस। और यहां पर तुम जानते हो अपचायक शक्ति जो उसका अपचयन करेगी NADPH प्लस H+, और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये आपका एंजाइम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम हो जाएगा। तो तुरंत आप जानते हो कि ग्लूटामेट या अपन कहें कि ग्लूटामिक एमिनो एसिड, तो फर्स्ट एमिनो एसिड आपका बन जाएगा ग्लूटामिक एमिनो एसिड, यस बेटा। तो ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एमिनो एसिड बन जाएगा, और आप जानते हो कि निर्जलीकरण जल निकलेगा, और जो स्वांगीकारी शक्तियां अपचयन में यूज हो गई थी हाइड्रोजन देकर, तो आप जानते हैं कि NADP, तो ये आपका हो जाएगा रिडक्टिव एमिनेशन, और रिडक्टिव एमिनेशन के द्वारा ये आपका बन गया एमिनो एसिड, ये बन गया बेटा क्या, एमिनो एसिड। तो ये फर्स्ट एमिनो एसिड है ग्लूटामिक, और ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय एमिनो एसिड है, क्योंकि शेष सारे एमिनो एसिड इसी से बनेंगे, और शेष सारे एमिनो एसिड इसी से बनेंगे, तो आपके सामने जो दूसरी प्रोसेस होगी वो क्या होगी आपके पास बेटा, ट्रांस एमिनेशन। तो ट्रांस एमिनेशन यानी पार एमनीकरण, तो ये क्या होता है बेटा, पार एमनीकरण। देखो इस ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, पार एमनीकरण में, कि समस्त प्रकार की प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं, तो उसमें पहला एमिनो एसिड या जैसे अपन बात करें महत्वपूर्ण एमिनो एसिड ग्लूटामिक है, शेष 19 एमिनो एसिड ग्लूटामिक से ही बनेंगे। तो इसमें क्या होता है, ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है बेटा कि कोई भी एक एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप है, एक एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसको, कीटो एसिड के कीटो ग्रुप को, और वहां पर आपके एंजाइम होते हैं ट्रांस एमिनेज या एमिनो ट्रांसफरेज, ट्रांस एमिनेज या एमिनो ट्रांसफरेज। तो देखिएगा यानी यहां पर आपकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, यस बेटा। तो देखिएगा कि जैसे मैं यहां पर आपके सामने रिएक्शन लिखता हूं, कोई एक एमिनो एसिड लिखता हूं जिसके अंदर आपका एमिनो ग्रुप हो, यस बेटा। तो देखिएगा कि यहां पर जैसे मैं एक एमिनो एसिड लिखता हूं R1, और ये आप यहां C और यहां H और यहां एमिनो ग्रुप NH3+ लिख दिया, और यहां आपका हो गया COO-, ये आपका एमिनो एसिड हो गया जो एमिनो डोनर है, ये एमिनो ग्रुप दे सकता है, डोनर हो जाएगा ये, यस। अब यहां पर देखना कि रिएक्शन करेगा और वहां पर आपका एक कीटो एसिड होगा, क्या होगा बेटा, कीटो एसिड। तो आप समझ सकते हो कि वो कीटो एसिड देखो ये होगा R2 है ना, ये CO ये, और ये COO-, तो ये कीटो ग्रुप होगा, ये कीटो एसिड। अब कीटो एसिड में देखो मैं आपको यहां समझा देता हूं, यहां साइड में आपको समझा देता हूं कि देखो बेटा कि ये तो आपका है एमिनो ग्रुप, ये तो आपका क्या है एमिनो ग्रुप, और ये आप समझ सकते हो कि जैसे ये आपका है कीटो ग्रुप है ना, तो ये एमिनो ग्रुप इस कीटो ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, यस। तो जैसे आप जानते हो रिप्लेस करेगा, तो वहां पर आप जानते हो कि जो एंजाइम होगा वो आपका कौन सा होगा बेटा, यहां पर, या ये रिवर्सिबल भी हो सकती है रिएक्शन, यहां पर आप देख सकते हो कि रिवर्सिबल भी हो सकती है, ऐसे रिवर्सिबल भी हो सकती है। और मैंने आपसे कहा था ना एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम आपका हो गया ट्रांस एमिनेज। अब देखिएगा कि यहां ट्रांसफर कर दिया
तो आप जानते हो कि जो R1 है, R1, तो R1 पे तो आ गया कीटो ग्रुप, ये देखो कीटो, और ये COO-, और जो आप जानते हो कि R2, तो वहां पर R2 पर अपन कहेंगे कि C, ऊपर H, और नीचे आपका एमिनो ग्रुप यस, और ये COO-। अगर ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा COOH हो जाएगा, एमिनो एसिड हो जाएगा। बात को समझे? तो ये आपका हो गया ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन। यस बेटा, समझे? अब देखो इसका मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी बता देता हूं कि ट्रांस एमिनेशन का एक एग्जांपल मैं आपके सामने बता देता हूं बेटा, कि जैसे एग्जांपल, क्योंकि सारे के सारे एमिनो एसिड किससे बनेंगे? ग्लूटामिक से बनेंगे। यस, तो देखिए मैं यहां पर आपको ये रिएक्शन आप नोट कर लेंगे, समझ लिए। तो अब मैं आपको यहां पर एग्जांपल भी बता देता हूं। तो ये लो जी एग्जांपल। यस, एग्जांपल क्या है बेटा? जैसे ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड क्या है बेटा? एमिनो एसिड, और ये एमिनो एसिड एमिनो ग्रुप को डोनेट कर सकता है, डोनर है ये डोनर। ग्लूटामिक एसिड प्लस आप जानते हो कि यहां रेट किससे हो रहा है? कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो गया, ये कीटो एसिड है। तो देखो उस ग्लूटामिक के पास तो एमिनो ग्रुप है, वो डोनर है एमिनो ग्रुप का, तो ये एमिनो ग्रुप है। यस बेटा, और ये कीटो एसिड है, कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप, आप ऑर्गेनिक में जानते हो। अब सुनो, यहां पर आप जानते हैं कि जो एंजाइम होगा वो आपका क्या होगा? ट्रांस एमिनेज या एमिनो ट्रांसफरेज, यानी ट्रांसफरेज का मतलब होता है कि जो ग्रुप को ट्रांसफर कर दे। यस, और तुम जानते हो कि फलस्वरूप आपके पास में क्या बन जाएगा? यहां पर आपके पास में बन जाएगा जैसे नया एमिनो एसिड आपके पास में बन जाएगा, और वो नया एमिनो एसिड एस्पार्टिक एसिड है। तो देखो ये तो आपका हो गया एल्फा कीटो ग्लूटेरिक, एल्फा कीटो ग्लूटेरिक ऑर्गेनिक एसिड, वही कीटो एसिड जो है वो चेंज हुआ जो, और ये क्योंकि इसने एमिनो ग्रुप इसको दिया तो ये तो एस्पार्टिक में चेंज होगा, और जो कीटो इसने कीटो ग्रुप उसको दे दिया। बात को समझे? तो वो किसमें चेंज हो गया? एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, समझ गए? अब जैसे ऐसे एस्पार्टिक बनाना, वो तरह तरह के कीटो एसिड आते जाएंगे और नए नए एमिनो एसिड बनते जाएंगे। तो शेष 19 एमिनो एसिड किससे बनेंगे? ग्लूटामिक एमिनो एसिड से। किससे बनेंगे बेटा? ग्लूटामिक एमिनो एसिड से। बोलो समझे या नहीं समझे? यस, तो ये आपके सामने बेटा प्रोसेस हो गई, क्लियर? यानी एमिनो एसिड संश्लेषण की विधियां होगी दो। तो जब पौधे के अंदर एमिनो एसिड का स्तर मौजूद नहीं रहता है तो पौधे के अंदर आप जानते हो कि एमिनो अम्ल का संश्लेषण हो जाता है। यस, तो ये तो एमिनो एसिड संश्लेषण की बात होगी। अब अपन ने दूसरा क्या बताया था? एमिडेशन। एमिडेशन का मीन क्या होता है? यानी एमाइड का निर्माण। किसका निर्माण बेटा? एमाइड का। तो वो समझ लो, तो आराम से समझ लो बेटा, ध्यान से सुनो। तो देखिएगा, अब आप जानते हो बेटा कि दूसरा जो आपने प्रक्रम बताया था वहां पर, वो बताया था एमिडेशन। और एमिडेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। यस बेटा, अब सुनो कि जो एमाइड है, ये एमाइड निर्माण कब होता है मैं आपको बता दूं। इसके विपरीत अपने कहा था, इसके विपरीत जब पादप में पहले से ही एमिनो एसिड का स्तर पर्याप्त हो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पर्याप्त रूप में एमिनो एसिड पहले से मौजूद है पादप के अंदर। तो इसके विपरीत जब पादप में अपन कहते हैं बेटा कि पहले से ही एमिनो एसिड का स्तर पर्याप्त हो या उच्च हो, एमिनो एसिड का स्तर क्या हो? उच्च हो। उच्च हो तो अब क्या करेगा कि पादप नए एमिनो एसिड नहीं बनाएगा,
जो पहले से जो एमिनो एसिड उन्हीं को और एमिनो ग्रुप दे देगा, तो एमाइड बन जाएंगे जिनमें नाइट्रोजन कार्बन रेशियो हाई होता है। समझाऊंगा कैसे, बात को समझ रहे हैं। तो आपने क्या कहा कि भाई पहले से अगर उच्च होता है तो अतिरिक्त अमोनियम आयन का प्रयोग एमाइड बनाने में किया जाता है। तो आप जानते हैं कि अतिरिक्त अमोनियम आयन का प्रयोग एमाइड बनाने में किया जाता है। अच्छा, अब यहां पर सुन लो कि जो उष्ण वो शीतोष्ण प्रदेश होते हैं वहां पर जो लेग्यूम प्लांट है, पी है, क्लोर है वहां, तो वहां तो आपके बनते हैं अपन बात की एमाइड शीतोष्ण प्रदेश में तो, और जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहां पर बनते हैं यूराइड्स। यूरिया का डिग्रेडेशन आपका होता है तो वहां पर आपके क्या बनते हैं, मतलब बेटा यूराइड्स आपके बनते हैं। यस बेटा, खैर वो मैं अभी आपको बता दूंगा। अब सुनो कि एमाइड और यूराइड्स में नाइट्रोजन कार्बन रेशियो हाई होता है, एनसी रेशियो क्या होता है, हाई होता है। बात को समझ रहे हैं। और तुम्हें पता है कि जैसे वहां पर जो आपका अमोनियम आयन, जो अमोनिया भी बनी थी वहां ग्रंथिका में, तो ग्रंथिका जब बनी थी तो वो जाइलम के संपर्क में, समन उत्तकों के वैस्कुलर बंडल के संपर्क में आ गई थी, ताकि वो आपके मान लो वहाँ अमोनियम आयन बन जाए तो ट्रांसफर हो सके। अगर एमिनो एसिड की जरूरत पड़े तो वहाँ एमिनो एसिड बन सके, नहीं है तो फिर एमाइड बन सके, और बदले में उसको वहाँ उनको भोजन मिल सके। तो आप जानते हैं बेटा कि जाइलम के द्वारा आपने कहा था कि जैसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन तो वो एमाइड ही होते हैं, यानी जब ट्रांसपोर्ट प्लांट को करना होता है ज्यादातर किसके रूप में करता है, एमाइड के रूप में करता है। किसके रूप में करता है बताओ, एमाइड। बात को समझ रहे हैं। तो मेरे बेटा देखिए ईजी में, यस बेटा, तो अब अपन देखो आपको एमिडेशन को होना बता देते हैं कि एमिडेशन कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि देखो एमिडेशन में क्या होता है कि एमिडेशन में जैसे पहले से मौजूद आपके पास में एमिनो अम्ल है प्लांट के अंदर, जैसे आप जानते हो कि पहले से मौजूद एमिनो अम्ल है आपके पास प्लांट के पास में, तो आप क्या देते हैं, जैसे C, इससे नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी यहां मान लो कि H हो जाएगा, या अपन कहेंगे R ग्रुप हो जाएगा जो एल्किल ग्रुप होता है, समझे, ये लो, और यहां पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। सही। अब यहां मान लो कि ये एमिनो ग्रुप हो गया, ये इसको अपन दे दें H2N, और यहां आप जानते हो कि ये आपका है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। सही, समझे नहीं समझे भाई, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप लिखें। कोई भी जैसे मान लो आपके पास में एमिनो एसिड है पहले से ही, तो यहाँ R, यहाँ H, यहाँ H2N ये, और यहाँ COOH ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो बेटा इसमें क्या होता है, जब एमाइड बनते हैं तब क्या होता है। अब देखो पहले से एमिनो एसिड का स्तर पर्याप्त है, अब जो अतिरिक्त यानी आपके पास में जो एमिनो ग्रुप है, यस बेटा, तो इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल कंपोनेंट है किसका, कार्बोक्सिल ग्रुप का, वो रिप्लेस हो जाएगा अनदर एमिनो ग्रुप के द्वारा, दूसरे एमिनो ग्रुप के द्वारा। देखो कैसे, ये आपके पास एमिनो एसिड है, आप अतिरिक्त अमोनियम आयन आ गया, ये लो अमोनियम आयन आ गया। अब ये अमोनियम आयन क्या करेगा, एमिनो ग्रुप इसको देगा, और यहां से ये जो इस एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक जो है ये COOH ग्रुप है, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH ये रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिएगा यहां आपका क्या फॉर्मेशन होगा, अमोनियम आयन आ गया तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि ये आपके पास में हो गया H2NC, यहां पर आपका क्या R, यहां पर आपका क्या H, और यहां पे आपका हो जाएगा CnH2। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, या अपन सीधी सी बात कर देंगे CONH2। तो बताओ देखो एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप आ गए ना, तो दो एमिनो ग्रुप रख रहे हैं यहाँ पर, टू एमिनो एसिड ग्रुप यहाँ पर है। यस, तो ये आपका क्या बन गया, एमाइड। ये क्या बन गया बताओ आपके पास में, एमाइड बन गया। बात को समझ रहे बेटा, ये एमाइड बन गया। अच्छा, तो एमाइड बनाना सिखा दिया ना मैंने। यस बेटा, इसमें होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एमिनो एसिड से डेराइव्ड हुआ है, उस
एमिनो एसिड से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डेराइव हुआ है तो उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसमें से जो हाइड्रोक्सिल समूह उसकी जगह एक नया एमिनो समूह और आ जाएगा, तो H2NCONS2 और यहां से आपका OH गया। समझे नहीं समझे? बात को समझ रहे ना आप? यस। तो ये आपकी प्रोसेस हुई बेटा, तो इसको आपने क्या बोला? एमिडेशन। अच्छा मैं उदाहरण बता देता हूं आपको। यस बेटा, जैसे यहां पर मैं आपको उदाहरण बता देता हूं कि मान लो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड है। अब इस एमिनो एसिड से किसने क्रिया की? अमोनियम आयन ने। अमोनियम आयन ने क्रिया की और उसमें थोड़ी सी एटीपी की रिक्वायरमेंट भी होती है। बात को समझे? तो ये एटीपी, अब देखो यहां पर एंजाइम क्या होगा? ग्लूटामाइन सिंथेटेज। यस बेटा, तो ध्यान से समझो यहां क्या बन जाएगा? एमाइड ग्लूटामाइन। क्या बन गया बेटा? ग्लूटामाइन बन गया। ऐसे ही देखो न एक और समझो, मान लो यहां पर क्या हो? एस्पार्टिक एसिड एमिनो एसिड। एस्पार्टिक एसिड के अंदर पहले से एक एमिनो ग्रुप है लेकिन फिर आपका अमोनियम आयन ने रिएक्शन की अतिरिक्त ने, तो वही एटीपी। तो देखिए यहां पर आपका क्या बन गया? एस्पार्जिन। क्या बन गया बेटा? एस्पार्जिन। यस बेटा, इस प्रकार देखो सबसे महत्वपूर्ण दो महत्वपूर्ण एमाइड आपके बन गए, एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन। तो फिर आप क्या कहेंगे कि दो अत्यंत महत्वपूर्ण एमाइड जो आपके होते हैं ग्लूटामाइन और एस्पार्जिन, ये दो महत्वपूर्ण एमाइड्स हैं। यस बेटा, और ये कहां बनते हैं? टेम्परेट एरिया के लेग्यूम प्लांट में। टेम्परेट एरिया के लेग्यूम प्लांट में। और जैसे आप जानते हो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, मान लो ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में या ट्रॉपिकल रीजन में आपका मान लो सोयाबीनरी हो, तो वहां एमाइड की जगह अपन बात करते हैं, जो यूराइड्स की बात कर लेते हैं। वहां पर किसकी बात कर लेते हैं? यूराइड्स की। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर आप क्या बन जाते हैं? यूराइड्स। अब देखिए कि जो अब आप जानते हो कि अतिरिक्त अमीनो ग्रुप आ गए, अतिरिक्त अमीनो ग्रुप, तो यहां पर इनके अंदर जो NC नाइट्रोजन कार्बन रेशियो क्या होगा? हाई होगा। NC रेशियो क्या होगा? हाई होगा। बोलो बोलो, तो NC रेशियो क्या होगा बेटा? हाई होगा। क्लियर? तो इसलिए अपन क्या कहते हैं बताओ कि एमाइड तथा यूराइड्स में, एमाइड तथा यूराइड्स में, ये लिख देंगे अपन, ये अपन पूरा करके क्या लिखेंगे बताओ? तो देखिए बेटा, अपन क्या लिखेंगे कि एमाइड्स तथा यूराइड्स में नाइट्रोजन कार्बन रेशियो NC रेशियो उच्च होता है। समझ गए? तो एमाइड्स और यूराइड्स में NC रेशियो क्या होता है बेटा? उच्च। तो इनका परिवहन पादप शरीर में मुख्यतः जाइलम के द्वारा होता है। इनका परिवहन पादप शरीर में मुख्यतः जाइलम द्वारा होता है। समझे? और फिर मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि बेटा ध्यान से सुन लो कि भाई ये संचय भी, और जैसे एक्स्ट्रा नाइट्रोजन का या प्रोटीन का जो प्लांट में संचय होता है इसी रूप में होता है। मैं आपको बता दूं, यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि एमाइड कंटेन मोर नाइट्रोजन देन एमिनो एसिड, यानी NC रेशियो हाई होता है, और अदर पार्ट पर ये जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होते हैं। और आप अच्छे से जानते हो बेटा कि भाई ये हाई नाइट्रोजन कार्बन रेशियो रखते हैं। ये सारी बातें आपके सामने हो गई। यस बेटा,
और इसलिए अपने कहते हैं कि एमाइड परफॉर्म स्टोरेज और एक्सेस नाइट्रोजन को स्टोरेज भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सेस नाइट्रोजन को ये स्टोरेज करते हैं एमाइड, एक्सेस नाइट्रोजन को स्टोरेज भी कर सकते हैं और जाइलम के द्वारा क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट। बोलो, तो ये पूरी बात होगी ना। और वो बात जो मैं आपके सामने लास्ट में नोट लिख रहा हूं कि देखो N2 उपापचय का जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब एमिनो अम्ल है वो क्या है, ग्लूटामिक। यस बेटा, तो देखो मैं आपको क्या कहूंगा कि भाई ग्लूटामिक अम्ल संपूर्ण N2 उपापचय का सबसे महत्वपूर्ण एमिनो एसिड है। क्यों भाई, क्योंकि जितने भी शेष प्रकार के अन्य प्रकार के एमिनो एसिड हो, चाहे एमाइड्स हो, सबका निर्माण किससे होता है, ग्लूटामिक से होता है। बात को समझे, तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। क्लियर है। तो बेटा ये देखो आपका N2 उपापचय तो कंप्लीट हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कुछ बातें आपकी रह गई है, जैसे खनिजों के अवशोषण से संबंधित, तो वो कुछ बातें मैं आपके सामने कर लूंगा। यस, और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में शोषण। यस बेटा, तो देखिएगा नेक्स्ट आप उच्च पादपों में शोषण। हाँ तो देखिए बेटा, अब आपका जो टॉपिक है मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन, यानी खनिजों का अवशोषण और उनका पादप के विभिन्न भागों में परिवहन। तो पहले अवशोषण और अवशोषण की क्रियाविधि, फिर अपन बात करें परिवहन की। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि टॉपिक जो आपके उसमें और ऐड होता है, यानी वहाँ पहले ही दे दिया है एनसीईआरटी में, तो लेकिन अपन ने क्लियर किया कि सारी बातें आपको पता चल जाए कि कंसेप्ट क्लियर होने के बाद बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन कहते हैं कि देखो बेटा, जो आपको बताया कि CHO, तो CHO तो नॉन मिनरल है, बताए थे अपन ने, खनिज है। तो CHO तो CO2 रेस्टो से प्राप्त होते हैं। CHO के अलावा जितने भी एलिमेंट प्लांट प्राप्त करते हैं, सोयल से प्राप्त करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं, और वो मृदा से आयन के रूप में ही, यानी आपके मिनरल्स ही होते हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि अपन कहते हैं कि जो आप जानते बेटा कि पादप शरीर में अधिकांश खनिज पोषकों का जो अवशोषण होता है वो किस रूप में होता है, सक्रिय रूप से ही होता है। यस बेटा, एक्टिवली, है ना। तो अपन कहते हैं कि देखो बेटा, पादप शरीर में अधिकांशतः खनिजों का अवशोषण सक्रिय रूप से ही होता है। है ना बेटा, यानी एक्टिवली होता है अर्थात अधिकांश खनिजों का अवशोषण कैसा होता है बेटा, सक्रिय अवशोषण, अर्थात खनिजों का सक्रिय अवशोषण ही होता है। अधिकांशतः कंडीशन में। भाई क्यों एक्टिव अब्जॉर्प्शन क्यों होता है, सक्रिय अवशोषण क्यों होता है? तो देखिए बेटा, अपन कहेंगे यहां पर, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने कहूंगा मैं बेटा, देखो कि मृदा विलीन से पादप कोशिकाओं में जो भी प्लांट सेल है, अगर इनसाइड आ जाएगा आपका, तो आप क्या कहोगे बेटा, क्योंकि मृदा विलीन जो सॉइल सॉल्यूशन है, मृदा विलीन सॉइल सॉल्यूशन से पादप कोशिकाओं में मृदा विलयन से पादप कोशिकाओं में खनिजों की सांद्रता अधिक होती है। अब यहां देखिए बेटा कि अपन ने ओवरऑल नहीं देखा है, सोयल सॉल्यूशन से अगर अपन सेल सेप की बात करें तो सेल सेप में मृदा विलयन से पादप कोशिकाओं में अपन कहेंगे बेटा कि जो खनिज पोषकों की सांद्रता है वो क्या होती है, अधिक होती है। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहूंगा मैं,
अतः मृदा में तो कम खनिज सांद्रता है और उन कोशिकाओं के अंदर अधिक खनिज की सांद्रता है। तो फिर आप जानते हैं कि वहां सांद्रता प्रवणता के विपरीत, आप समझ सकते हैं बेटा कि खनिज कैसे जाएंगे, सांद्रता प्रवणता के विपरीत। यस बेटा। तो अतः अपन कहें कि मृदा से, अतः मृदा से पादप कोशिकाओं में खनिज सांद्रता प्रवणता के विपरीत गति करते हैं। तो फिर तुम जानते हो कि सांद्रता प्रवणता के विपरीत करेंगे तब तो पंप प्रोटीन चाहिए होगा धकेलने के लिए और वो एटीपी यूज करेगा। यस। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि देखिएगा कि ये जो खनिज पोषक होते हैं, ये आप जानते हैं कि खनिज पोषक मृदा में आवेशित रूप में रहते हैं। चार्ज आयन होते हैं वो तो आवेशित रूप में रहते हैं। यस बेटा। अब जो मूल की कोशिकाएं हैं, अगर वहां कोशिका के अंदर जा रहा है तो मैं आपको बता दूं तो खनिज पोषक मृदा में आवेशित रूप में रहते हैं। अतः मूल की कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली जो मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली आवेशित आयनों के लिए अपारगम्य होती है, अपारगम्य होती है। बात को समझे बेटा। तो वो चार्ज आयन है और चार्ज आयन के लिए आप जानते हो मेम्ब्रेन जनरली, अगर वो मेम्ब्रेन को पार करेंगे तो आप जानते हो मेम्ब्रेन उनके लिए क्या अपारगम्य है, और एक बाहर सांद्रता कम और अंदर सांद्रता क्या है ज्यादा है, तो सांद्रता प्रवणता के विपरीत भी हो गया और वो मेम्ब्रेन अपारगम्य है। तो फिर आप क्या करेगी, वो तो पंप प्रोटीन ही धकेलेगा उसको, तो आप समझो अनुमति ही नहीं देगी। एक तो उनको अनुमति नहीं दे रही, दूसरी सांद्रता भी नहीं है, तो आप समझ रहे हैं कि वहां तो क्या होगा, फिर सक्रिय प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सुसाध्य नहीं हो सकता कि सुसाध्य वाले प्रोटीन सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर सकते हैं। बात को वो तो सांद्रता प्रवणता अगर है तो सुसाधित कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। यस बेटा। तो आवेशित आयनों के लिए जो आप जानते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है, अपारगम्य होती है। इसलिए अधिकांश खनिज पोषकों का अवशोषण क्या होता है, एक्टिव होता है। यस बेटा। फिर आप कहोगे कि मतलब कुछ मात्रा में खनिजों का पैसिव या निष्क्रिय अवशोषण भी होता है, कुछ मात्रा में। यहां ये नोट के रूप में अपन लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि भाई कुछ मात्रा में खनिजों का पैसिव एब्जॉर्प्शन यानी निष्क्रिय अवशोषण भी होता है। यस बेटा। तो कुछ मात्रा में पैसिव एब्जॉर्प्शन भी होता है ना बेटा, यानी जल अवशोषण के साथ कुछ मात्रा में उदासीन या कुछ आवेशित खनिज प्रवेश कर जाते हैं, कुछ मात्रा में खनिज प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? इसमें कौन सहायक होता है आपको पता हो तो, ट्रांसपायरेशन पुल। तो जब वाष्पोत्सर्जन से तेज खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, ट्रांसपायरेशन पुल, तो जब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा हो जाता है तो जल की अत्यधिक मात्रा यानी उस ट्रांसपायरेशन पुल से मास फ्लो होता है, मास फ्लो, संहति प्रवाह, जल अणु दर अणु बहुत तेज गति से ऊपर जाता है, तो उसके साथ कुछ मात्रा में एक आधा क्या खनिज भी चला जाता है। तो वो मास फ्लो के दौरान पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन हो सकता है मास फ्लो के दौरान। यस। और इसमें कौन सहायक है, ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। बाकी अधिकांशतः अगर सेल के अंदर एंट्री होगी तो खनिज का क्या होगा, सक्रिय अवशोषण ही होगा बेटा। यस।
तो ये आपके सामने बात थी। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बताता हूं कि ये जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है, जो खनिज अवशोषण की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर आप जानते हैं कि भी खनिज अवशोषण की जो क्रियाविधि होती है इसमें दो प्रोसेसेस होती है। एक इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल फेज, और एक आप जानते हो कि मेटाबॉलिक फेज होता है। यस बेटा, तो आप जानते हो कि खनिज अवशोषण की क्रियाविधि के दौरान दो प्रक्रम संपन्न होते हैं। यस बेटा, अब देखिएगा कि जो दो प्रक्रम संपन्न होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो खनिज अवशोषण की क्रियाविधि में के दौरान दो प्रक्रम संपन्न होते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट आपका क्या होता है, देखो फर्स्ट आपका होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, ये इनिशियल फेज होता है। यस बेटा, तो देखिएगा इनिशियल फेज क्या होता है, मैं आपको बता दूं। इनिशियल फेज को आप बोल सकते हो आउटर स्पेस या फ्री स्पेस, है ना। तो ये क्या होता है इनिशियल फेज, मैं आपको बता दूं बेटा कि जो इनिशियल फेज है ना, इसमें रैपिड अपटेक ऑफ आयन इन द आउटर और फ्री स्पेस ऑफ सेल, यानी खनिज का रैपिड यानी तीव्र उदग्रण होता है किसमें, आउटर स्पेस और फ्री स्पेस ऑफ सेल, कोशिका के फ्री स्पेस में जहां कोई लिविंग कंपोनेंट नहीं होता है। तो देखो बेटा वो इनिशियल फेज होता है। तो आप लिखेंगे कि इस दौरान खनिज का कोशिका के आउटर स्पेस या फ्री स्पेस में रैपिड तीव्र गति से अपटेक उदग्रण या अवशोषण रैपिड अपटेक होता है ना बेटा। तो इसको आप बोलते हो इनिशियल फेज। यस, और आप जानते हो, आप समझ सकते हो कि इसके अंदर कौन मतलब सम्मिलित होता है। तो ये जो आउटर स्पेस क्या है बेटा, आउटर स्पेस या फ्री स्पेस क्या है, तो आउटर स्पेस होता है या फ्री स्पेस होता है, सीधा मैं कह दूं एरिया ऑफ एपोप्लास्ट। एरिया ऑफ एपोप्लास्ट, समझ रहे हो ना, यानी जो निर्जीव पथ होता ना, एपोप्लास्ट का क्षेत्र, एपोप्लास्ट का क्षेत्र, समझ गए ना। अब आप जानते हो कि वहां एपोप्लास्ट का क्षेत्र क्या है बताओ, तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय अवकाश। तो बेटा आप समझ सकते हो कि सेल वॉल कोशिका भित्ति और इंटरसेलुलर स्पेस, समझ गए ना। तो इस फ्री स्पेस में अगर अपटेक हो तो तीव्र गति से होता है क्योंकि कोई बाधा ही नहीं होती है, और ये निर्जीव होता आउटर फ्री स्पेस एरिया ऑफ एपोप्लास्ट होता है, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस। यस बेटा, और सीधी सी बात आपको कहें कि भी देखो जो आउटर स्पेस में आपका क्या हो गया, किस किस से बना होता है, इंटरसेलुलर स्पेस या सेल वॉल से। अब देखो इस फेज में जो ये आपका इनिशियल फेज है, इस फेज में आप जानते हैं कि इस फेज में अगर ये फेज रहे तो इस फेज में खनिजों का निष्क्रिय अवशोषण होता है, निष्क्रिय अवशोषण। क्योंकि यहां ऊर्जा खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए ना, क्योंकि ये तो फ्री स्पेस है, यहां तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं आएगी, बात को समझ रहे ना। तो आप जानते हैं कि यहां पर पैसिवली होता है, एनर्जी एक्सपेंड होता ही नहीं है ना। और आप जानते हैं कि जो एपोप्लास्ट क्षेत्र में, एपोप्लास्ट क्षेत्र में एपोप्लास्ट क्षेत्र में आयनों की निष्क्रिय गति आयन चैनल
आयन चैनल मतलब उस फ्री स्पेस में चैनल से बन जाते हैं, ये वो मेम्ब्रेन वाले चैनल नहीं है, तो आयन चैनल के द्वारा होती है, या आयन चैनल से होती है। ये लो जी। अब दूसरा फेज क्या आएगा बेटा, दूसरा फेज जो आपका है वो है मेटाबॉलिक फेज। मेटाबॉलिक फेज, मेटाबॉलिक फेज। अब जो उपापचयी फेज है, मेटाबॉलिक फेज है, मैं आपको बता दूं तो ये जो बेटा मेटाबॉलिक फेज है ना, इसमें आयन इनर स्पेस को पार करते हैं। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि इसमें आयन इनर स्पेस, कोशिका के अंदर के स्पेस को, इनर स्पेस को पार करते हैं, पार करते हैं, अर्थात जीवित क्षेत्र को, यानी सिम्प्लास्ट एरिया को, सिम्प्लास्ट एरिया को पार करते हैं। तो तुम जानते हो कि सिम्प्लास्ट में जीवित भाग, और जीवित भाग में कौन कौन सम्मिलित होता है बताना। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य, झिल्ली को पार करके साइटोप्लाज्म, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो टोनोप्लास्ट है, बोलो, तो वो खनिजों का सक्रिय तो कराती है ना, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, या जो भी प्लाज्मोडेस्माटा यानी सिम्प्लास्ट एरिया होता है। क्या होता है? सिम्प्लास्ट एरिया। और आप समझ सकते हैं बेटा इसके अंदर यानी साइटोप्लाज्म और वैक्यूल का एरिया होता है। तो आप जानते हैं कि इसमें आयन की जो मूवमेंट होती है वो, इसमें आयन की गति, आयन की गति एक्टिव प्रोसेस के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बेटा? एक्टिव प्रोसेस। चाहे वो सेल के मेम्ब्रेन को पार करके, चाहे वो सेल के अंदर जाए आयन, चाहे सेल से बाहर आए, लेकिन मेम्ब्रेन पार होनी चाहिए। यस, तो एक्टिव प्रोसेस होती है। और इसमें उपापचयी ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि पंप प्रोटीन करता है, उपापचयी ऊर्जा खर्च होती है, खर्च होती है। तो ये एक्टिव प्रोसेस होती है। ये आपका हो गया मेटाबॉलिक फेज। यस बेटा। अब तुम जानते हो कि आउटर स्पेस या फ्री स्पेस से हो, एपोप्लास्ट से, तो तीव्र गति से हो जाता है। देखो इधर सुनो, अपने मेम्ब्रेन के थ्रू सक्रिय अवशोषण पढ़ाता, वो सक्रिय परिवहन पढ़ाता, या फिर वहाँ सुसाध्य और निष्क्रिय विसरण पढ़ाता, तो वहाँ तो अपने सक्रिय परिवहन को तेज बताया था। अरे मेम्ब्रेन अंदर तो, लेकिन ओवरऑल जो पूरी गति है, आयन की जो पूरी गति है, वो आप जानते हैं कि एपोप्लास्ट में तीव्र गति होगी, क्योंकि वहाँ कोई बीच में बैरियर ही नहीं आएगा, और यहाँ मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म बैरियर आएगा। तो यहाँ आप जानते हैं कि आयन की ओवरऑल गति क्या होगी, आप जानते हो कि स्लो होगी। हाँ, वो तो अगर कोशिका के अंदर कोई चीज निष्क्रिय आए, कोशिका के अंदर अगर निष्क्रिय रूप से आए, या फिर कोशिका के अंदर सक्रिय रूप से आए, तो तेज गति से कोशिका के अंदर सक्रिय आएगा। लेकिन यहाँ तो ओवरऑल मूवमेंट बता रखी है, ओवरऑल मूवमेंट। तो ओवरऑल मूवमेंट, आयन की जो ओवरऑल मूवमेंट है वो आप जानते हैं बेटा कि आउटर स्पेस में तीव्र गति से होगी एपोप्लास्ट में, और इसमें क्या होगी? धीमी गति से होगी। बात को समझ रहे ना आप? तो ये आपका होगा मेटाबॉलिक फेज। यस बेटा। तो ये आपके सामने मैंने आपको बता दिया, क्या मेटाबॉलिक फेज बता दिया, बोलो भाई यस। और इसमें आप जानते हो कि एनर्जी एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट होती है मेटाबॉलिक एनर्जी की, और ये आपका जो मूवमेंट ऑफ आयन यूजुअली फ्लक्स होता है। अब अगर कोशिका के अंदर इनफ्लक्स और ई फ्लक्स, ये आपकी बात हो जाती है। यस, तो देखिए मैं इसको आगे समझा भी देता हूं आपको। यस बेटा। तो इसमें देखिए मैं आपको आगे डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं। तो देखिए बेटा, फिर तुम जानते हो कि एंडोडर्मिस जो होती है वो चेक पॉइंट होती है, बता दूंगा अभी। तो देखिए मैं इसे आपको डायग्राम से समझा देता हूं बेटा, आराम से। सॉरी, जैसे देखो बेटा कि ये अधिचरम आपकी है, अधिचरम, और यहां अपन जैसे एक अधिचरम कोशिका की जो अतिवृद्धि की बात करते हैं। यस, तो देखिएगा कि अधिचरम कोशिका की अतिवृद्धि तो क्या है?
मूलरोम है। क्या बताओ? मूलरोम। तो यहाँ अपन जैसे इस प्रकार से मूलरोम की बात कर लेते हैं। चलो अब देखो, सबसे पहले ये मूलरोम की क्या है? सेल वॉल, सही। और आप अपन ये कह दें कि भाई देखो बेटा ये अधिचरम है यहाँ पर, यस। और दिमाग लगाना कि ये सेल वॉल है मूलरोम की, और यहाँ अपन दे देते हैं ये आपको मेम्ब्रेन। तो देखिएगा कि ये आपकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस बेटा। अब देखिएगा कि यहां जानते हो तुम, तो ये अपन इस वाल को वैसे अगर अपन इस फॉर्म में बताएं कि जैसे ये सेल वॉल है, सेल वॉल, तो जानते हो कि ये सेल वॉल हो गया। ये पूरा अपन लेयर बता दी, ये तो सेल वॉल है। और इनसाइड आपने क्या बताया? मेम्ब्रेन। और ये सेल्स है बता दिया। और यहां देखिएगा बेटा कि यहां कोर्टेक्स सेल्स होती हैं। यहां पर क्या होती हैं? कोर्टेक्स सेल्स। तो जब ये कोर्टेक्स सेल्स होती हैं तो सभी कोर्टेक्स सेल्स पर आप जानते हैं बेटा ये कोर्टेक्स होता है ना कोर्टेक्स। तो सभी कोर्टेक्स सेल्स पे भी आप समझ सकते हो कि जैसे ये सेल वॉल हो गई और इनसाइड आपकी क्या हो गई? मेम्ब्रेन। ये आपकी होगी क्या? मेम्ब्रेन। भाई प्लांट सेल है ना वो। तो अब आपको मैं इनिशियल फेज और मेटाबॉलिक फेज या अपन ऐसे कह दूं कि आउटर स्पेस और इनर स्पेस के बारे में बता देता हूं। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जानते हो कि ये मिट्टी के कण हैं। यहाँ पर क्या है बेटा? मिट्टी के कण। ये लो बेटा, ये मिट्टी के कण हैं, ये मिट्टी के कण हैं। अब यहाँ के जो गर्त हैं इसके बीच में जो केशिकात्व जल है, बात को समझ रहे हैं आप। अब देखिएगा बेटा कि देखो यहाँ जैसे किसी भी आयन की, यहाँ मान लो कि K+ आयन है, K+ आयन। अब किसी भी आयन की यहाँ पर ये गति हुई तो पहले मिट्टी के कणों के बीच में और यहीं तक आया आयन, यहाँ तक, उसने झिल्ली को पार नहीं किया। यस। तो अपन कहें कि भाई किसी भी आयन की देखिएगा कि ये यहीं तक गति हुई, सॉरी इससे बताओ, किसी भी आयन के पहले मिट्टी के कणों के बीच में और ये यहीं तक गति हुई, ये मेम्ब्रेन को पार नहीं कर रहा। बात को समझ रहे हैं? अब ये मेम्ब्रेन को पार नहीं कर रहा तो अपन ने इसकी गति को इससे बता देते हैं। ये लो, ये मेम्ब्रेन को पार नहीं कर रहा, तो ये मूवमेंट आपकी क्या हुई? आउटर स्पेस। क्या हुई बेटा? आउटर स्पेस। और आउटर स्पेस का मतलब क्या हुई? एपोप्लास्टिक। और एपोप्लास्टिक हुई तो तीव्र हुई, तीव्र गति। और इसको आपने क्या बोला अभी तक पैसिव एब्जॉर्प्शन, यानी निष्क्रिय अवशोषण, पैसिव एब्जॉर्प्शन। ये लो। और मान लो कि फिर ये आयन एक बार के लिए कुछ देर तक इधर से सेल वॉल ही, सेल वॉल, यस, ये सेल वॉल ही ये गुजर जाए। यस। और यहां पर भी देखो सेल वॉल, ये बात को समझे। और फिर देखो ये इंट्रासेलुलर स्पेस आ जाए तो ये आपकी क्या होगी? आउटर स्पेस। एपोप्लास्टिक जहां गति होती है तो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, यानी वो आपका निष्क्रिय है। यस बेटा, बात को समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं? अब देखिएगा, अगर मान लो ये आयन, यही K+ आयन है यहाँ पे, है ना, यही K+ आयन है, और ये K+ आयन मान लो कि यहीं पे ये इसको पार कर जाता है मेम्ब्रेन को पार करते बेटा आप समझ सकते हो कि इनर स्पेस में गई गति, इनर स्पेस। तो ये आउटर स्पेस में तो कौन सी हुई थी आपकी? इनिशियल फेज। और ये आपका क्या हो गया? मेटाबॉलिक फेज। समझ गए? अब ये मेटाबॉलिक फेज हो गया, इनर स्पेस। और ये आप जानते हैं कि यहाँ ये लो जी, यहाँ फिर देखो मेम्ब्रेन पार कर रहा है सेल सेप में, तो यहाँ सांद्रता कम है, सॉरी यहाँ सांद्रता ज्यादा है और यहाँ सांद्रता कम है। देखो सांद्रता विरुद्ध और एक आवेशित है, तो मेम्ब्रेन को अनुमति नहीं देगी, तो पंप प्रोटीन तक खेलेंगे। तो ये आप जानते हो इनर स्पेस, मेटाबॉलिक फेज। यस। तो ये कौन से एरिया से हुई? सिम्प्लास्ट से हुई। तो बेटा आप जानते हो यहाँ पर क्या हुआ? एक्टिव एब्जॉर्प्शन।
अच्छा सुनो, मृदा विलयन से एक बार मूलरोम कोशिका में सेल सेप में ज्यादातर अधिकांशतः 96 से भी ज्यादा % अधिकांशतः यही होता है एक बार के लिए। यस, बस केवल और केवल आप जानते हो जैसे ट्रांसपिरेशन पुल से जब जल का खिंचाव होता है तो कुछ मात्रा में जब खनिज यहाँ आ जाते हैं, अगर यहाँ खनिज आने के बाद में देखो ये फ्री स्पेस से गुजर जाए, इस फ्री स्पेस से, क्योंकि यहाँ जो कॉर्टिकल सेल्स होती है ना, कॉर्टेक्स होता है, तो कॉर्टिकल सेल्स में इंट्रासेलुलर स्पेस ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ जब मास फ्लो होता है तीव्र गति से चैनल से बन जाते हैं, चैनल से, तो यहाँ से गुजर जाए, है ना। लेकिन अगर मान लो कि ये आयन यहाँ पर भी, जैसे मान लो कि आगे भी खनिज का ज़्यादा सक्रिय होता था, अगर यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सक्रिय शो कर सकता है, तो देखो ना यहाँ नहीं, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरऑल गति में दिया जाता है वो, तो कि ओवरऑल गति के अंदर आउटर स्पेस से जाए तो एपोप्लास्टिक और इनर स्पेस से जाए तो सिम्प्लास्टिक। हालांकि मृदा विलयन से खनिज का अधिकांश अवशोषण जब एक बार सेल के अंदर होता है तो क्या होता है, सक्रिय अवशोषण ही होता है, और आगे भी खनिज मतलब सक्रिय अवशोषण के रूप में ही जाते हैं। बात को समझे? तो ये देखो मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म से जा रहा है, मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म, लेकिन कुछ मात्रा में आउटर स्पेस से भी जा सकते हैं। बात को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो बस ये है आपका क्लियर। फिर तुम जानते हो एक जगह आ जाता है एंडोडर्मिस आ जाती है। एंडोडर्मिस में आपको मैंने अच्छे से बताया था कि पेसेज सेल के अंदर से ही गुजरेगा, पेसेज सेल के अंदर से, और वही किस प्रकार के आयन को आने की अनुमति देगी, और साथ में एक बार आयन आ गया तो फिर वापस नहीं जा पाएगा। तो ये सारा निर्धारण कौन करेगी? वो एंडोडर्मिस की पेसेज सेल, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि बाकी तो आपकी केस्पेरियन पट्टी होती है, केस्पेरियन पट्टी, और वो आप जानते हो कि पेसेज सेल। फिर हाँ, जड़ के जाइलम तक आ जाएगा ये खनिज का अवशोषण, जड़ के जाइलम तक आना ये अवशोषण है। जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक ओनली एपोप्लास्ट होता है, क्योंकि वहां तो निर्जीव पथ है, वेसल्स, तो निर्जीव पथ में तो वहां तो एपोप्लास्टिक होता है, और फिर पत्तियों की मीजोफिल पे उतर जाते हैं खनिज। फिर कहाँ उतर जाते हैं बताओ? पत्तियों की मीजोफिल पे। बात को समझ रहे हैं? तो इस प्रकार आपको बताया जाता है कि वो आउटर स्पेस इनिशियल फेज एपोप्लास्टिक और इनर स्पेस मेटाबॉलिक सिम्प्लास्टिक, ये सारी बात आपकी होती है, समझ गए। और वैसे खनिजों का अवशोषण अपन कहते हैं ना सक्रिय होता है ज्यादातर, बात को समझ रहे हैं। लेकिन वो तो फिर फ्री स्पेस में आने के बाद में अगर फ्री स्पेस से गुजर जाएं तो एपोप्लास्टिक करे उस दौरान निष्क्रिय हो जाएगा, और अगर सेल के अंदर से तो गुजरेंगे तो गारंटी वो क्या करेंगे? सक्रिय करेंगे। क्या करेंगे? सक्रिय, क्योंकि मेम्ब्रेन को पार करते समय तो पंप प्रोटीन ही उसको धकेल पाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बात को समझ गए ना आप आराम से? बस इसलिए बात करते हैं। इसलिए बेटा एक कोशिका में परिवहन एक अलग बात है, एक कोशिका में परिवहन अलग बात है, और ओवरऑल गति जो प्रवाह है वो अलग बात है ना। तो इनर स्पेस से प्रवाह होता है तो सिम्प्लास्ट से होता है तो एक्टिव, और आउटर स्पेस से होता है उस समय उस दौरान वहां क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। बस इतनी सी बात ही तो है ना। यस बेटा, तो ये बात आपके सामने है। अब देखो मैं आपके सामने ओवरऑल ये बात लिख देता हूं कि भाई ओवरऑल जो प्रोसेस है उसको मैं आपके सामने लिख देता हूं। जो पाथवे है, और फिर किसके थ्रू अपन बात रहा कि जाइलम के थ्रू। आप जानते हो कि जड़ के जाइलम से फिर पत्ती के जाइलम तो जाइलम के थ्रू ले जाए जाते हैं। अपन रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक के द्वारा भी पता लगा लिया है कि जाइलम ही फिर पत्ती तक उसको लेके जाते हैं, जल और खनिज को, है ना। तो देखिए बेटा कि सबसे पहले देखो एक प्रोसेस होती है, आपको पता है कि सबसे पहले एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन कहते हैं कि जड़ के मतलब मृदा विलयन से लेकर जड़ का जाइलम। तो आपने कहा था ना मृदा विलयन से जड़ के जाइलम तक पूछे तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं बताओ? एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कहते हैं। यस बेटा। फिर तुम जानते हो कि अवशोषण होते ही वो लोड हो गया, लोडिंग हो गई, कहाँ? जड़ के जाइलम में वेसल्स में लोडिंग हो गई, लदान हो गया। लदान हो गया तो फिर आप जानते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर। यस बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर आपका हो जाएगा, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वो जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक। यस। और फिर अपन बात करते हैं जैसे कि अनलोडिंग होती है उसकी, वापस जीवित कोश अनलोडिंग होती है ना, जैसे पत्ती की मीजोफिल सेल्स में, है ना डा।
तो वहां आप जानते हैं कि आपका होता है फिर क्या, रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें क्या क्या आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर पहले तो अभी मैंने बताया था ना, पहले एक बार तो मूलरोम की कोशिका में एंट्री, तो एपिडर्मिस के अतिवर्धी तो क्या है, मूलरोम है वो, एपिडर्मिस। यस बेटा, अधिचरम, समझ गए। अब फिर जैसे अधिचरम से नीचे आपका क्या है, कोटेक्स, तो वलकुट कोशिकाओं में, तो आप जानते हैं बेटा कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद अपन बात करते हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने में बात करूंगा। यस बेटा, तो एपिडर्मिस ये, और यानी यहां मैं ऐसे बात करूंगा कि जैसे ये लो, तो एपिडर्मिस यानी अधिचरम, और वलकुट कोर्टेक्स, जो वलकुट है, ढीली कोशिकाएं जहां इनर स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं। यस बेटा, तो ये तो आपका होगा कोर्टेक्स। फिर आप जानते हो कि यहां से कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स के बाद मैं आपको सामने बात करता हूं कि जैसे एंडोडर्मिस है वहां पे, एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस जो आपके अंतःश्चरम है, चेक पॉइंट, एंडोडर्मिस अंतःश्चरम, और अंतःश्चरम एंडोडर्मिस से ये आपका क्या आ गया, रूट जाइलम, जाइलम तक, रूट जाइलम, तो जड़ का जाइलम आ गया। तो ये आपका अवशोषण ही तो है ना, मर्दा विलियन से लेकर जड़ के जाइलम तक अवशोषण। फिर आपकी बात लोडिंग हो गई, लोडिंग हो गई जड़ के जाइलम से, आप जानते हैं कि रूट जाइलम से आप जानते हो क्या होगी बेटा, लोडिंग। यस, फिर आपको जानते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस, ये लोडिंग होगी रूट जाइलम के अंदर। यस, थोड़ा और आगे दे देते हैं, ये रूट जाइलम के अंदर। अब फिर आप जानते हो आपके सामने जो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट यानी जो मास फ्लो होता है जाइलम के थ्रू, मैंने आपको बताया था। तो आप समझ सकते हो कि फिर वो अनलोड होंगे, अनलोड किस में होंगे, फाइन वीन्स, जो मुख्य सिराओं से छोटी सिराएं होती है, महीन सिराएं, महीन सिराएं। तो पत्ती का जाइलम आ गया, लास्ट जाइलम कहाँ तक होता है, मतलब सिराओं तक ही तो होता है, लीफ जाइलम। यस, और फिर वहां से रीएब्जॉर्ब होंगे, तो रीएब्जॉर्ब किस में होंगे बेटा, मीजोफिल के अंदर। किन कोशिकाओं में होंगे, मीजोफिल, जो पर्ण मध्योतक कोशिका होती है, पर्ण मध्योतक कोशिका, है ना। तो आपको पता है जैसे ये होता आपका कि जड़ का जाइलम में ये मर्दा विलियन से जड़ के जाइलम था अवशोषण, फिर ये जड़ का जाइलम का मैंने कॉलम बताया था आपको, वाटर कॉलम बताया था, ये जड़ का जाइलम। फिर ये लास्ट आप जानते हो पत्ती की मध्य सिरा, और जो सिराओं तक आपका होता है ये जाइलम। फिर सिराओं से जो मीजोफिल सेल्स में उतरते हैं, मीजो फाइन वीन, महीन सिराओं से मीजोफिल पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उतरते हैं। बात को समझे, वहां से वाष्पोर्जन हो या जैसे खनिज, तो फिर आप जानते हो कि पत्ती में चले गए, फिर अगर जीर्ण हो तो वो वापस आ जाते हैं विभज्योतक की ओर, वो अलग। लेकिन जाइलम के थ्रू तो एक दिशीय प्रवाह होता है, जाइलम के थ्रू तो क्या होता है, एक दिशीय। तो यही बात हुई ना, बोलो बोलो। अब सुनो मेरी बात कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि भाई देखो, सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ एपिडर्मिस सेल में सबसे पहले अधिचरम कोशिका में, तो अगर मान लो कि मूलरोम कोशिका के वहां अंदर एंट्री हो गई, तब तो आप जानते हो एक बार के लिए तो आपका क्या होगा, एक बार के लिए तो आप जानते हैं कि एक्टिव ही होगा, है ना। क्यों, क्योंकि सिम्प्लास्ट, वहां मेम्ब्रेन को पार कर सिम्प्लास्ट है तो एक्टिव ही होगा, सिम्प्लास्ट है तो क्या होगा बेटा, एक्टिव ही। अब सुनो देखो बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, है ना। अब इस अधिचरम से लेकर कोर्टेक्स तक, अधिचरम से लेकर कोर्टेक्स तक, तो वलकुट मैंने आपसे बताया था कि भाई ये अधिचरम हो गई, उसके बाद में क्या आ जाता है, वलकुट आ जाता है। तो वलकुट कई परतें होती है वलकुट की, तो यहां तो इंट्रासेलुलर स्पेस ज्यादा है, तो फ्री स्पेस से भागेगा, जलचय खनिज जो फ्री स्पेस से भागेंगे, जब वो फ्री स्पेस से भागेंगे तो किसी मेम्ब्रेन को ही पार नहीं करेंगे। तो ये जो अधिचरम से लेकर कोर्टेक्स वलकुट के मध्य है, तो आप समझ सकते हैं कि अधिचरम से कोर्टेक्स के मध्य मोस्टली एपोप्लास्ट है, मोस्टली क्या है बेटा, एपोप्लास्ट। तो मोस्टली यानी अधिकांशतः एपोप्लास्ट है। अब एपोप्लास्ट है तो क्या है बताओ, आउटर स्पेस है। अब आउटर स्पेस है तो बताओ क्या है, आउटर स्पेस है तो पेसिव फ्लो होगा, पेसिव एब्जॉर्प्शन होगा, पेसिव फ्लो, निष्क्रिय प्रवाह होगा।
और पेसिव फ्लो कैसा होगा बेटा, तीव्र गति से होगा, तीव्र गति से। लेकिन अपन ने ये कहा था ना कि कोई जरूरी नहीं कि वहां केवल एपोप्लास्ट और आपका पेसिव हो, रैपिड ही हो, है ना। आप जानते हैं कि कुछ मिनरल यहां पर भी, कुछ मिनरल यहां पर भी सिम्प्लास्ट प्रवाह तथा एक्टिव सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन दर्शाते हैं। ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन दर्शाते हैं। बात को समझे, मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी बातें बता दी। अब ऐसे करते करते उस कोर्टेक्स रीजन से अपन किस पे आ गए थे, एंडोडर्मिस पे। तो तुम्हें पता है अच्छे से कि जो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस वो तो आप जानते हो कि उसके अंदर तो पेसेज सेल के अंदर से गुजरना पड़ता है, पथ कोशिका के अंदर से। आपको वहां पढ़ाया था वाटर रिलेशन के अंदर, तो वहां तो पेसेज सेल के अंदर से गुजरना पड़ता है एंडोडर्मिस पे, बोलो। तो उस एंडोडर्मिस में तो फिर आपका क्या होगा, मोस्टली उस एंडोडर्मिस की पेसेज सेल से तो आपका क्या होगा, मोस्टली सिम्प्लास्ट होता है वहां पर तो। और सिम्प्लास्ट होता है तो कैसा होता है बेटा, एक्टिव सक्रिय प्रवाह होता है या सक्रिय अवशोषण होता है वहां पर, है ना। तो आप जानते हैं कि थोड़ा धीमी गति से होगा। बात को समझे, तो एंडोडर्मिस की बात आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई, अरे बोलो यस। हाँ, बहुत रेयर केस में पानी के साथ थोड़ा सा रेयर केस में पेसिव फ्लो हो सकता है ना। तो आप जानते हैं कि फिर वो पेरिसाइकिल आ जाती है, तो आप वहां कह दोगे कि थोड़ा सा रेयर केस में पेसिव हो सकता है, क्योंकि मास फ्लो, जल का खिंचाव होता है ना, तो वो मास फ्लो के द्वारा। ये लो बेटा, अब तुम जानते हो कैसे न कैसे रूट जाइलम तक पहुंच गए। अब रूट जाइलम में लोडिंग हो गई रूट जाइलम, जड़ के जाइलम में। तो जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक, यानी फाइन वीन पत्ती का जाइलम है, तो जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक तो आप जानते हो कि एक निर्जीव वेसल्स का ये एक वाटर कॉलम बन जाता है, और उसके जल के साथ ही खनिज। तो यहाँ तो जब कोई मेम्ब्रेन को पार ही नहीं करेंगे तो केवल इनिशियल फेज ही रहेगा, यहाँ मेटाबॉलिक फेज आ ही नहीं सकता, क्योंकि जीवित कोशिका ही नहीं है, डेड एलिमेंट है ना। वो तो नली है केवल, ना तो साइटोप्लाज्म है ना सेल मेम्ब्रेन है। तो आप जानते हो कि रूट जाइलम से लेकर जो लीफ जाइलम तक एपोप्लास्ट और पेसिव, क्योंकि तीव्र गति से एपोप्लास्ट और क्या होगा बेटा, पेसिव, समझे ना, निष्क्रिय। और तुम्हें पता है वहां तो आप जानते हो मास फ्लो, वहां तो द्रव्यमान संहति समूह के रूप में जाएंगे। क्यों, वहां तो एक खिंचाव बल काम कर रहा है, उस पाइप में ऊपर एक खिंचाव काम कर रहा है, ट्रांसपायरेशन पुल। तो जाइलम के थ्रू वो जल और खनिज एक दिशा प्रवाह दर्शाते हैं। यस, तो एपोप्लास्ट पेसिव और मास फ्लो होता है वहां। अब वो अवशोषण में नहीं है बेटा, ये परिवहन में है। ये अवशोषण में नहीं है, ये परिवहन में है। बस अवशोषण तो यही था, और अवशोषण में तो अगर कोशिका की झिल्ली को पार करेगा ना तो सिम्प्लास्ट और सक्रिय होगा। बाकी आप जानते हो कि फ्री स्पेस में आ गया तो पेसिव हो सकता है, जो वलकुट में होता है ज्यादातर, है ना। यस, और ये तो आपका क्या है, परिवहन है, ट्रांसलोकेशन है, जो आपने हेडिंग डाली थी क्या, ट्रांसलोकेशन। अब फाइन वीन में पहुंच गया तो वहां से क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। तो आप जानते हैं कि पत्ती की मीजोफिल कोशिकाओं में उतरेगा। अब आप जानते हैं बेटा कि वहां पत्ती की मीजोफिल कोशिकाओं में उतरेगा, तो तुम्हें जानते हो कि वहां जीवित कोशिकाओं में उतरेगा, तो वहां मोस्टली क्या होगा बेटा, सिम्प्लास्ट। और सिम्प्लास्ट होगा तो क्या होगा, एक्टिव, यानी रीअब्जॉर्प्शन, वापस मीजोफिल कोशिकाओं में तो एक्टिव ही होगा, है ना। रेयर केस में, यहां भी रेयर केस में क्या हो सकता है, थोड़ा सा पेसिव। बाकी आप जानते हो कि फ्री स्पेस में, बाकी जानते हो एक्टिव ही होगा। मोस्टली क्या होगा बेटा, एक्टिव ही होगा। यस, और आपको मैं बताऊंगा कि जो एंडोडर्मिस है उसमें जो पंप प्रोटीन है, वहां जाइलम की तरफ जाने वाले खनिजों का प्रकार और मात्रा का नियंत्रण होता है। मेन जो मात्रा और जाइलम की तरफ जाने वाले खनिजों का जो प्रकार और मात्रा का नियंत्रण होता है, वो कहां होता है, एंडोडर्मिस पे। तो एंडोडर्मिस बेटा आपको पता है चेक पॉइंट है, और एंडोडर्मिस खनिजों का एक दिशा प्रवाही करती है ना बेटा। तो मारक कोशिकाओं पर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि इनके पंप के द्वारा खनिजों का सदैव एक दिशा, यानी आउटसाइड से इनसाइड। इसलिए क्वेश्चन आता है कि मूल के जाइलम से खनिजों की वापस हानि को रोकने में कौन सहायक है, एंडोडर्मिस। कौन सहायक है बेटा, एंडोडर्मिस। तो ठीक है कि देखो अपन नोट भी लिख देते हैं, और वो नोट क्या है, वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है
देखिए बेटा क्या है कि खनिजों की मात्रा और गुणवत्ता का नियंत्रण। यस बेटा, यानी किस प्रकार के खनिजों का प्रकार है या फिर गुणवत्ता का नियंत्रण बिंदु है ना बेटा। तो आप जानते हैं कि खनिजों की मात्रा तथा गुणवत्ता का नियंत्रण एंडोडर्मिस की पेशे सेल के पंप प्रोटीन द्वारा होती है। ये निर्धारण करते हैं खनिजों के प्रकार। यस बेटा, मतलब जाइलम की तरफ जाने वाले खनिजों का प्रकार और मात्रा का नियंत्रण होता है। यस बेटा, और वो ट्रांसपोर्ट और पंप प्रोटीन के द्वारा। आप जानते हो इनके पंप प्रोटीन के द्वारा जो पेशे सेल के पंप प्रोटीन होते हैं, खनिजों का एक दिशीय प्रवाह होता है। एक दिशीय प्रवाह मतलब आउटसाइड से इनसाइड, है ना। यानी एंडोडर्मिस के पास आ गया खनिज, जैसे वो वलकुट कोशिकाएं होती है और फिर आपके एंडोडर्मिस आती है, तो ये एंडोडर्मिस में कैस्परिन पट्टी से जाएगा नहीं। मान लो ये पेशे सेल आ गई, है ना, तो ये जो पेशे सेल, ये तो कैस्परिन पट्टी, ये पेशे सेल आ गई, तो इसके जो पंप प्रोटीन है ये एक साइड ही जाने देंगे खनिजों की। पहले तो ये मात्रा, प्रकार, यानी किस प्रकार का पंप होगा उसी प्रकार जिस प्रकार का पंप होगा उसी प्रकार के आयन को अंदर लेकर जाएगा। तो प्रकार और फिर मात्रा कितनी ले जानी है उसका निर्धारण करेंगे, और फिर ये एक साइड ही बस ये जड़ के जाइलम में चला जाएगा, तो फिर वापस नहीं आ सकता। तो ये खनिजों की हानि यानी रंभ भाग से खनिजों की हानि होने से भी रोकती है। कौन है? एंडोडर्मिस। और ये चेक पॉइंट है बेटा। क्या है? चेक पॉइंट। यस बेटा। तो देखो कि ये मिनरल न्यूट्रिशनल टॉपिक आपको हर लेवल पे हर तरीके से मैंने पूरा अच्छे से आपको पूरा करवा दिया। इसके सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस आप कर लें। कोई भी डाउट हो तो आप चाहे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 9461357946 पे पूछ ले, चाहे प्रॉब्लम काउंटर पे पूछ ले। यस बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल A to Z आपको इस टॉपिक की मैंने सारी बातें आपके सामने करवा दी है। यस बेटा। अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और अपन नेक्स्ट में अपन स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में श्वसन।